हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सनराइज इट्स गॉड्स वे ऑफ सेइंग लेट्स बिगिन अगेन। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। आप सोचते हैं कि आज कुछ नया करेंगे, आज कुछ अच्छा करेंगे। जो व्यक्ति पुराने, इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको अपने पास्ट को लेके बैठना नहीं है, आपको हर दिन कुछ नया करने का प्रयास करना है। पास्ट में कुछ गलतियां हुई, कुछ आपके साथ में गलत हुआ, ठीक है, उसके लिए आगे बढ़ो, उसको पीछे छोड़ के उससे जो सीख मिली है कि मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है या फिर मुझे लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इन चीज़ों को सीख के आगे बढ़ो, ठीक है, और नई शुरुआत करो। हर दिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है नई बिगनिंग करने की, राइट। तो ये कहना कि भाई मैं पास्ट में ऐसा नहीं कर पाया, वैसा नहीं कर पाया, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट वेयर एवर यू आर, स्टार्ट टुडे, ठीक है, एंड द एंडिंग विल बी व्हाट यू वांटेड, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो शुरुआत करनी पड़ेगी और दूसरा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। On October 3, without much fanfare, the center launched an online portal that will serve as platform for implementing one of the major announcements। बोल रहे हैं 3 अक्टूबर को क्या हुआ, ज्यादा शोरगुल किए बिना, फैनफेयर मतलब कि ज्यादा शोर शराबा करना, ज्यादा बहुत बड़ी बड़ी सेरेमनी करना, जैसे कि अभी तक हर कोई भी चीज लॉन्च की जाती है तो उसका शोरगुल ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस बिना शोरगुल के से केंद्र ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा जो कि क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म, एक माध्यम बनेगा जो एक अनाउंसमेंट बजट के दौरान में इंडिया के अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए की गई थी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फॉर India's unemployed and to a significant extent unemployable youth, और एक बड़ी तादाद में जो अनएम्प्लॉयबल है। अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि आपके पास टैलेंट है, स्किल है, सब कुछ है, डिग्री है, पर आपको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, आप हो गए अनएम्प्लॉयड। लेकिन अनएम्प्लॉयबल का मतलब हो गया कि आपके पास में शायद हो सकता है डिग्री हो पर स्किल ना हो, या फिर ना डिग्री है ना स्किल है, आप नौकरी करने योग्य नहीं है, आपको कोई एम्प्लॉयमेंट दे नहीं सकता, इतनी आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वो गया अनएम्प्लॉयबल युवा, ठीक है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जहां से केंद्र ने जो अपनी एक स्कीम घोषित करी थी कि भाई वो इंटर्नशिप देंगे, वो स्कीम यहां से लॉन्च होगी। द पोर्टल विच ऑपरेशनलाइजेज द पीएम इंटर्नशिप स्कीम, ये जो पोर्टल है जो कि ऑपरेशनलाइज करता है, यानी कि इसके ऑपरेशन सुचारू करता है, किसके, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के, part of a 5 scheme package designed to spur job creation and impart skills to 4.1 crore youth over 5 years। जो कि क्या है, एक पार्ट है, 5 स्कीम्स का एक पैकेज डिजाइन किया गया था जिससे कि जॉब क्रिएशन को बढ़ोतरी मिले और 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर अंदर स्किल्स दी जाए, इम्पार्ट की जाए, उनको स्किल्स का ज्ञान दिया जाए। विल मैच, इसका ही पहला 5 स्कीम का पैकेज है तो पहला स्कीम ये थी, ठीक है। Will match companies willing to offer year-long on the job training stints with young people striving to find a job। बोल रहे हैं कि ये उन कंपनीज के साथ में उन युवाओं को मैच करेगी जो कि जॉब करना चाहते हैं, उन युवाओं को मैच करेगी और उन कंपनीज के साथ में मैच करना चाहेगी, करेगी जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग दे, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं ना इंटर्नशिप करें, तो इंटर्नशिप में क्या होता है, वो आपसे जॉब भी सारी करवा रहे होते हैं, आपको काम सिखा भी रहता है, आपसे काम करवा भी रहता है और आपको कई जगहों पे स्टाइफन भी मिलता है, ठीक है, पैसे भी मिलते हैं, ठीक है, और कई जगहों पे नहीं भी मिलते हैं पैसे, वहां पे सिर्फ आपको काम करवाया जाएगा और काम सिखाया जाएगा, राइट, गिव एंड टेक काइंड ऑफ थिंग। तो ये क्या करेगी, ट्रेनिंग स्टिंट्स, ट्रेनिंग सप्लाई करेगी विद यंग पीपल, उन युवा लोगों को जो कि जॉब ढूंढ रहे हैं। In principle, the mainly center-funded scheme makes sense for a country with a large young workforce, which is also grappling with distressing levels of youth unemployment। बोल रहे हैं अगर हम सिद्धांत के तौर पे बात करें तो केंद्र द्वारा फंडित स्कीम ही, फंड की जाने वाली स्कीम ही इस पूरी परेशानी का हल हो सकती है, वो भी एक ऐसे देश में जो कि
जिसमें बहुत बड़ी तादाद में युवा वर्कफोर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, या फिर डिस्ट्रेसिंग लेवल्स, डिस्ट्रेसिंग मतलब बहुत ही तनावपूर्ण लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। अपार्ट फ्रॉम ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एजुकेशन प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, बोल रहे हैं जो एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं उसमें और रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल स्किल्स डिजायर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, और जो हकीकत में दुनिया में जो प्रैक्टिकल स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयर्स की, इनके बीच में जो गैप है उसको भरने के लिए, उसके भरने के अलावा वेल नोन फर्म्स कुड ऑफर सम फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप। उसके भरने के अलावा ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये इंटर्नशिप के अंत में बच्चों को सर्टिफिकेट भी दे सकती हैं, कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट भी दे सकती हैं। प्रोवाइडिंग कंफर्ट टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स रिव्यूइंग कैंडिडेट्स फॉर जॉब, जिसमें कि आने जो बाद में, यहाँ से मैंने ट्रेनिंग ले ली, एक कंपनी थी ABC, इस कंपनी से मैंने ट्रेनिंग ले ली, इंटर्नशिप कर ली 1 साल की, ठीक है। 1 साल के बाद इन्होंने मुझे कोई सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। इस सर्टिफिकेट का फायदा ये हुआ कि कोई XYZ कंपनी में ओपनिंग निकली है, वो बोल रहे हैं स्किल्ड होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो मैं वहां पे ये सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ कि देखो जी मैं मेरे पास एक्सपीरियंस, आप इसको मैंने की तो क्या है, इंटर्नशिप करी है, लेकिन आप मेरा ये सर्टिफिकेट देख सकते हो, आप चाहे एम्प्लॉयर से भी बात कर सकते हो, मेरे पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। This could address a key question that employers often grapple with. तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ी समस्या जो एम्प्लॉयर्स अक्सर जिससे जूझ रहे होते हैं उसका समाधान मिल जाएगा। क्या है वो समस्या? They can get the job, but can they get the job done? कि उनको नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन क्या वो नौकरी कर पाएंगे? क्या वो जो मैं काम उनको दूंगा वो कर पाएंगे? ये सवाल जो एम्प्लॉयर्स के पास में है, एम्प्लॉयर्स के मन में जो शंका होती है, उसको ये दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट होता है जो एक ट्रायल प्रोजेक्ट हो, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट हो, जिसके अंदर आप सिर्फ ट्रायल पर्पस से ये काम करें, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसके क्या आउटकम्स निकले, क्या उसका रिजल्ट निकला, कहाँ लैग का रहा, कहाँ बेनिफिट रहा, ये सब चीजें प्रोज एंड कॉन्स उसके डिसाइड करके, डिस्कस करके फिर एक मेन प्रोजेक्ट लॉन्च करें। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर द फर्स्ट बैच ऑफ 1.25 लाख इंटर्न्स विल बिगिन स्टिंट्स, जिसमें पहला जो बैच होगा 1.2 लाख इंटर्न्स का, वो क्या करेगा, करियर की शुरुआत करेगा, बिगिन स्टिंट्स विद वॉलंटरली पार्टिसिपेटिंग कंपनीज ऑन December 2। तो किसके साथ काम करेगा? जो कंपनी स्व इच्छा से 2 दिसंबर को पार्टिसिपेट करेंगी उनके साथ में काम करेंगे। While the government has consulted industry bodies before and after announcing the scheme, हालांकि सरकार ने इंडस्ट्री बॉडी से यानी कि कंपनी से डिस्कशन और कंसल्टेशन किया है इस स्कीम को घोषणा करने से पहले और बाद में भी। It is rightly cautious before scaling it up to meet the target of creating 1 crore internships by March 2029. लेकिन फिर भी ये थोड़ा सचेत हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक यहाँ पे काम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एकदम से सभी कंपनीज में इंटर्नशिप खोल दी, वो पहले देखना चाहते हैं क्योंकि जरूरी नहीं सारे बच्चे काम करेंगे, राइट, कुछ लोग ड्रॉप आउट करेंगे, कुछ लोग नहीं करना चाहेंगे काम, तो कंपनी को कितना नुकसान होगा जो लोग ड्रॉप आउट कर जाएंगे या जिन लोगों ने एनरोल कर लिया लेकिन वहां पे प्रेजेंट नहीं हुए, और किस तरीके से कोई बच्चे अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाने को तैयार होंगे, उनको इतना स्टाइफन मिलेगा कि जिससे कि वो अपना स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट जाए तो उनको वहां पे रहने का गुजारा हो पाए, ठीक है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी, बहुत सारे यहाँ पे टूज एंड प्रॉन्स, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कि पहले ही क्षण में फर्स्ट लॉन्च में पूरे दुनिया के लड़कों को लड़कियों को जॉब दे दे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट उनने इंस्टॉलमेंट में जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें केवल 1.2 लाख स्टूडेंट्स को ही आमंत्रित करने के लिए कहा है, और इनका टारगेट है कि 1 करोड़ इंटर्नशिप ये मार्च 2029 तक करे। तो उस लेवल को स्केल अप करने के लिए, उस लेवल तक ग्रेजुअली पहुंचने के लिए ये शुरुआती चरण है, धीरे धीरे वो बढ़ेंगे, ठीक है। The lessons learned from the pilot project will inform the final scheme design. वही चीज आ गई कि पहले शुरुआती प्रोजेक्ट से, इनिशियल प्रोजेक्ट से जो भी यहाँ पे सीख मिलेगी उसको फाइनल स्कीम में इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
Some insights will be apparent in the initial process of matching applicants to companies. कुछ तो यहाँ पे insights जो हैं, ज्ञान है, वो तो जाहिर है कि इनिशियल प्रोसेस में होगा, जहाँ पे आपको एक एप्लीकेंट को एक कंपनी के साथ में मैच करना होगा. मेरी कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे किसी भी कैंडिडेट में ये सर्टिफिकेशन, कोई एक्स सर्टिफिकेट है वो ज़रूर चाहिए. बी सर्टिफिकेट हो तो वेल एंड गुड है, नहीं हो तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्स सर्टिफिकेट मुझे ज़रूर चाहिए. उसके पास में या एक्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और फिर उसके अंदर में ये कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए. तो इस तरीके से कंपनीज को मैच किया जाएगा. बट the full scope of outcomes can only be assessed after December 2025. लेकिन इसका पूरा जो दायरा है, पूरा जो स्कोप है आउटकम्स का, कि क्या इसके संभावित आउटकम्स हैं, उनको पूरी तरीके से आकलन कब होगा, जब दिसंबर 2025 के बाद में 1 साल हो जाएगा स्कीम को. When the interns re-enter the job market, और 1 साल होने के बाद ये इंटर्न्स क्या करेंगे, ये मार्केट में, जॉब मार्केट में एंट्री करेंगे ना, तो इसलिए तब 1 साल हो चुका होगा, तब जाके पता चलेगा कि वाकई में ये स्कीम कितनी कारगर रही है. Along the way, dropout rates and grievances will need to be monitored closely. बोल रहे हैं पूरे इस चरण के दौरान में, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान में कितने लोग ड्रॉप आउट करते हैं, कितने लोगों को क्या शिकायतें रहती हैं, ये सब चीज़ों को बहुत बारीकी से मॉनिटर करना पड़ेगा. A few features pose challenges. कुछ यहाँ पे challenges भी हैं, such as the plan to place interns within or near their district. सबसे बड़ा challenge ये है कि सरकार का प्लान है कि कोई भी इंटर्न को उसी के डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, उसी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्लेसमेंट मिले. अब ये हर जगह संभव नहीं है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज नहीं होती. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में तो इंडस्ट्री होती ही नहीं, ठीक है. तो अगर डिस्ट्रिक्ट में पॉसिबल ना हो तो उनको उनके स्टेट के अंदर रखा जाए, ठीक है. तो अब इसमें भी चैलेंज ये होगा कि स्टेट के अंदर रखा जाए तो क्या उनके पास में इतनी फिजिबिलिटी है, उनको इतनी सैलरी मिल रही है, इतना उनको स्टाइपेंड मिल रहा है कि वो वहां पे जाके अपना गुजारा कर पाए दूसरे स्टेट में जाके, राइट. क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी जॉब करने का, इंटर्नशिप करने का आपका उद्देश्य क्या होता है कि स्किल्स के साथ साथ में आपके पास अर्निंग भी हो, घर से पैसे ना मंगवाने पड़े, राइट. क्योंकि अगर घर से पैसे मंगवाने पड़ते तो वो स्किल आप बाहर शहरों में जाके, वैसे भी इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे जाके सीख लेते, है ना. तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी. बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आना, बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं आना, उनके समाधान मिलना, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होने वाली हैं जिनके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है. और उन्हीं की चुनौतियों को देखते हुए आगे फर्दर ये स्कीम, इसका ब्लूप्रिंट जो है एक्चुअल वो तैयार होगा, राइट. It is unclear how this will play out in less industrial and less services oriented states. बोल रहे हैं तो ये अनक्लियर है, ये स्पष्ट नहीं है कि उन स्टेट्स में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं है या जहाँ पे सर्विसेज इतनी ज़्यादा नहीं है, उन स्टेट्स में ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी. जैसे कि सच एज बिहार, जैसे कि बिहार में, विच आर लाइकली टू अट्रैक्ट हायर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, और जहां से उम्मीद है कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आने वाली हैं बिहार से, और वो बिहार कैसे इन चीज़ों को डील करेगा वो देखने वाली बात होगी. केवल 5 स्टेट्स हैं जिसमें इंडिया का जितना टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आता है उसका आधा इन 5 स्टेट से आता है. दैट मीन्स बाकी स्टेट्स इंडिया के जो हैं वहां पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है. And youth employment is higher in states with lower business presence. और युवाओं की अनएम्प्लॉयमेंट उन स्टेट्स में ज़्यादा है जहाँ पे बिजनेसेस कम है, ठीक है. जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रीज नहीं है इसलिए लोग बेरोजगार हैं, राइट. Apart from shop floor skills, the scheme also needs to incorporate digital and soft skills that are vital for modern workplace. अब शॉप फ्लोर स्किल्स क्या होती हैं, वो स्किल्स जो आपको किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पे काम करने के लिए चाहिए. वो इनके अलावा इस स्कीम को डिजिटल और सॉफ्ट स्किल्स भी बच्चों में डालनी पड़ेंगी, इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी. डिजिटल स्किल्स क्या हो गया, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का ज्ञान होना चाहिए, गूगल शीट्स में काम कैसे करना है या ऑटो कैड वगैरह कैसे चलाना है अगर कोई उस लेवल का काम कर रहे हैं, उस स्तर का काम कर रहे हैं. और सॉफ्ट स्किल्स क्या हो गया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, आपको कैसे मीट एंड ग्रीट करना है. अब ऑफिस स्पेस में जाके ओए बॉस तू क्या कर रहा है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, वहां पे बात करने का अलग तरीका होता है. स्कूल में, कॉलेज में बात करने का अलग तरीका होता है,
राइट। आपके कलीग्स हैं, अगर आप मान लो धीरे धीरे ग्रो करते हुए सीनियर लेवल पर भी पहुंचते हैं, अगर आपको किसी को निकालना ही पड़ता है तो किस तरीके से निकाला जाए कि बंदा ये ना हो कि आजकल जिस तरीके से लोगों में टॉलरेंस कम है तो आगे आपको ये चाकू घोंप के चला जाए, राइट। तो वो सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे सिखाने जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर वाइटल फॉर मॉडर्न वर्क प्लेस, ठीक है, ये बहुत अहम है आज की युवा नई मॉडर्न वर्क प्लेस के लिए। द पायलट प्रोजेक्ट्स ट्रैजेक्टरी requires a diligent and candid evaluation without a self-congratulatory approach। बोल रहे हैं इस पायलट प्रोजेक्ट का जो भी रास्ता होगा, ट्रेजेक्ट्री होगी, किस तरीके से चल रहा है, इसके लिए बहुत ही डिलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान देने वाली और कैंडिड इवैल्यूएशन चाहिए, वास्तविक इवैल्यूएशन चाहिए, बिना सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी अप्रोच के कि अपनी पीठ खुद ही थपथपाए जाए कि वाह जी वाह हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योरिंग दैट इंडीड आउटकम्स आर इवेंचुअली मेंट, और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो आउटकम्स हमें चाहिए थे वो पूरे हुए हैं, ये सुनिश्चित किया जाए, तभी इस स्कीम को सफल माना जाएगा। तो ये था पैसेज। सभी अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए बहुत अच्छी एक खबर आई है कि सरकार ने इस तरीके की स्कीम सोची है। जो बच्चे भी अभी तक अपना प्लान भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद ये लास्ट अटेम्प्ट हो, या फिर जो सोच रहे हो कि मेरे पास प्लान भी नहीं है, अगर मेरा ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कीजिए, ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आपकी स्किल डेवलपमेंट हो ताकि 1 साल बाद कम से कम आप एम्प्लॉयबल बन जाएं, अभी अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयबल से एम्प्लॉयबल की पोजीशन पर आप आ जाएं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो पैसेज की टोन एनालाइज करने वाली है, जो भी अभी तक चीजें हुई उसका एनालिटिकल अप्रोच दिया गया कि भाई कुछ स्टेट्स में तो इंडस्ट्रीज है ही नहीं, इंडस्ट्रीज का हाफ ऑफ द जो भी आउटपुट होता है हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो केवल 5 स्टेट से आ रहा है, तो बाकी के जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो सरकार को एक तरीके से बता रहे हैं कि देखो ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, अभी जो सामने क्लियर कट दिख रहा है आप इसको कैसे डील करोगे, राइट। तो एनालिटिकल ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्टिमिस्टिक, काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक भी है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये जो पूरा पैसेज है वो फैक्ट बेस है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आशा नहीं करे कि हाँ जी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा है, अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसा कुछ उम्मीदवार नहीं है। बोल रहे हैं कि एनालाइज करना पड़ेगा फ्यूचर में भी, अभी जो पायलट स्कीम है इसका जो भी आउटपुट रहेगा उसको फ्यूचर में भी एनालाइज करना पड़ेगा। क्रिटिकल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ऑप्शन ए एनालिटिकल इज करेक्ट। Which of the following can be inferred as the primary objective of the PM internship scheme based on the passage? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे एकेडमिक नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स के बीच का गैप है उसको कम किया जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सके। To provide financial assistance to companies hiring fresh graduates, incorrect है। To reduce the unemployment rate by bridging the gap between academic knowledge and practical skills, बिल्कुल करेक्ट है। So option B is correct. According to the passage, how is the PM internship scheme expected to benefit prospective employers? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार पीएम इंटर्नशिप स्कीम का किस तरीके से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स को फायदा होगा। उनको फायदा ये होगा कि उनके पास में एक स्किल्ड लेबर पहुंच जाएगी, राइट। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में उनके पास में स्किल्ड लेबर पहुंच पाएगी। जो युवा है उनको 1 साल में इंटर्नशिप में जो स्किल सिखाई जाएंगे उनका बेनिफिट वो आप आगे उठा सकते हैं, राइट। बाय प्रोवाइडिंग अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर हायरिंग एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, इनकरेक्ट है। ये इनएक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए प्लेटफॉर्म है, राइट, तो ये इनकरेक्ट है। by ensuring that interns possess comprehensive technical expertise, तो यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके पास में सभी तरीके की होनी चाहिए, ये तो सुनिश्चित नहीं किया जा रहा ना, इनकरेक्ट है। by offering certification of skills required during internship, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंटर्नशिप के दौरान में जो भी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, जो जो स्किल्स उनने सीखी हैं उनका सर्टिफिकेट का बेनिफिट आगे जो फ्यूचर के एम्प्लॉयर्स होंगे उनको मिलेगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why is the government cautious about scaling up the PM internship scheme to meet the target of 1 crore internships? बोल रहे हैं
कि सरकार क्यों सचेत है, क्यों सावधान है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम को जो 1 करोड़ का टारगेट है उस तक पूरा करने के लिए क्यों थोड़ी सावधानी बरत रही है। सावधानी इसलिए बरत रही है कि उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करा कि सबसे पहली बात तो 1 करोड़ लोगों को एक साथ वो नौकरी नहीं दे सकते, एक साथ वो इंटर्नशिप नहीं दे सकते, राइट, क्योंकि इतनी हमारे पास में इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं। जहाँ की पूरा क्लैरिफिकेशन मिल गया कि स्टेट, हमारे देश के 5 स्टेट्स पूरी आधी इकोनॉमी, आधी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आउटपुट को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब बाकी स्टेट्स में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, राइट। और फिर इन्हीं 5 स्टेट्स में आप अगर कंपनीज को एम्प्लॉय करने की कोशिश करें तो वो संभावित नहीं होगा 1 करोड़ बच्चों को, 1 करोड़ कैंडिडेट्स को। इसलिए वो थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि पहले हम पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, देखते हैं इसका क्या आउटकम निकलता है, उसके बाद इसका जो भी आउटकम निकलेगा, जो भी गलतियां होंगी, खामियां होंगी, उनको ओवरकम करते हुए दोबारा से आगे स्कीम के साथ में बढ़ा जाएगा, ठीक है। The government wants to ensure that the lessons learned from the pilot project inform the final scheme design. Option A is correct. What is a significant challenge the PM internship scheme might face in less industrialized states like Bihar? तो क्या चैलेंज आएगा, क्योंकि स्कीम का एक फैक्टर ये है, स्कीम का एक पहलू ये है कि कोशिश की जाए कि लोगों को उन्हीं के स्टेट्स में, उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट्स में संभव, जहां तक संभव हो उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट में या उनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास में, उन्हीं के स्टेट में इंटर्नशिप दी जाए। अब बिहार, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है, यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की जो फॉर्म्स भरे जाएंगे वो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन बिहार में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना ज़्यादा क्या, बहुत मामूली सा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज है नहीं, ठीक है। तो इस स्टेट में किस तरीके से ये स्कीम लागू की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी, राइट। डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग कंपनीज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम, इनकरेक्ट है। इस बारे में कंपनीज के साथ में स्कीम लॉन्च करने से पहले बाद में बात हुई है, ठीक है। उनको भरोसे में लेकर ही सरकार ने फैसला लिया है, कंपनीज के ऊपर जबरदस्ती नहीं बोला जा रहा कि तुमने करना ही है, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन उनको बोला गया है कि आप आगे बढ़िए, आप हमारे देश के युवाओं को ट्रेन कीजिए, ठीक है। तो उनके साथ में बातचीत हो गई है, तो ये इनकरेक्ट है। इनएबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट डिजिटल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स फॉर इंटर्न्स, ये भी स्कीम का हिस्सा है, तो इसमें अक्षमता की बात नहीं है, वो करेंगे। इन्होंने बोला है कि ये भी एक अहम हिस्सा है स्कीम का कि लोगों को, जो भी इंटर्नशिप करने आए बच्चे, कैंडिडेट्स, उनको डिजिटल या सॉफ्ट स्किल्स भी साथ में सिखाई जाए, तो ये इनकरेक्ट है। हायर ड्रॉप आउट रेट्स अमंग इंटर्न्स फ्रॉम दी स्टेट्स, की इस स्टेट से बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स हैं, ये इनकरेक्ट। अभी तो स्कीम लॉन्च होगी उसके बाद पता चलेगा ना। प्लेसमेंट इश्यूज ड्यू टू हायर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन रिलेशन टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे प्लेसमेंट का इशू आने की संभावना है कि जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन भरेंगे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पैरा जंबल का क्वेश्चन है, S1 और S4 स्टेटमेंट गिवन है, PQRS में से हमें S2 और S3 स्टेटमेंट निकालना है। गुरमीत राम रहीम सिंह, द लीडर ऑफ सेक्ट डेरा सच्चा सौदा, who is a convicted rapist and murderer, was released on parole days before the हरियाणा असेंबली इलेक्शन। बोल रहे हैं गुरमीत राम रहीम सिंह जो है, जो कि एक लीडर है, एक सेक्ट है, एक पूरा समुदाय है डेरा सच्चा सौदा का, उसके लीडर है, जो कि एक कन्विक्टेड, साबित हो चुके रेपिस्ट और मर्डरर है। उनको परोल पे, कुछ हरियाणा असेंबली इलेक्शन से कुछ दिन पहले उनको परोल पे बाहर छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, जेल से बाहर है वो। In all, Singh has spent more than 250 days of his sentence outside jail. तो टोटल अगर कहें तो गुरमीत सिंह ने 250 दिन, उनके टोटल जितने भी दिनों तक वो जेल में रहे, उसका जेल से बाहर रहे, उसके 250 दिन टोटल हो चुके हैं, ठीक है। ही वॉज, तो ये उनके पेरोल के डेज को काउंट किया जा रहा है, राइट। ही वॉज रिलीज ऑन पेरोल इन द रन अप टू पंजाब असेंबली इलेक्शंस इन 2022। 2022 में भी उनको, जब पंजाब इलेक्शन होने थे, असेंबली इलेक्शन, तब भी छोड़ा गया था। राजस्थान असेंबली इलेक्शन होने थे 2023 में, तब भी छोड़ा गया था उनको पेरोल पे। The court also imposed a fine of ₹50,000 each. तो ये तो सजा दी जा रही है, उसका बात की जा रही है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो छोड़ने की बात की जा रही है, तो ये इनकरेक्ट है। सिंह, अब क्यों जहां पे भी आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो।
सिंह हैज कम आउट ऑन पैरोल 15 टाइम्स, यानी कि इन टोटल ये 15 बार जेल से बाहर आ चुके हैं, विद सेवरल ऑफ दीज ओकेजन्स कोइंसाइडिंग विद सम इलेक्शंस, और इनमें से कई मौके ऐसे हैं जब वो किसी न किसी इलेक्शन से पहले ही आए हैं जेल से बाहर। He was consequently awarded 20 years imprisonment on August 28, 2017। इनको इसी के साथ में 50,000 रुपए का फाइन लगाया और उसी के साथ में इनको 20 साल की जेल हुई 28 अगस्त 2017 को। तो ये भी गुरमीत सिंह के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम उनकी पैरोल की बात करें। तो आर और पी स्टेटमेंट वैलिड है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। It's clear now, just in case it wasn't to those wearing rose tinted glasses। बोल रहे हैं अब ये स्पष्ट हो चुका है, जस्ट इन केस शायद उन लोगों को ना पता हो जो लोग रोज टिंट मतलब रोज के कलर वाले ग्लासेस पहनते हैं, दैट द यूएस यूके अलायंस विल नेवर गिव अप कंट्रोल ऑफ दिस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड। कि यूएस यूके की जो गठबंधन है, जोड़ है, वो कभी भी इस कूटनीतिक रूप से इम्पॉर्टेंट आइलैंड का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। अब कौन सा कूटनीतिकली इम्पॉर्टेंट है आइलैंड, कौन सा क्या चीज किस बात से संभव होती है, ये पता नहीं चल रहा, तो पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। द यूके's decision to cede the sovereignty of Chagos Islands to Mauritius is prompted by geopolitical compulsions rather than diplomatic generosity। बोल रहे हैं यूके का जो फैसला है कि वो चैगोस आइलैंड्स की जो सीड है, उसकी जो सोवरेनिटी है, उसका जो एकाधिकार है या स्वामित्व है, वो किसको दे देगा, मॉरिशस को दे देगा। ये कोई जियोपॉलिटिकल, ये कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत उदारता दिखाई है, बड़े महान है, इन्होंने अपना एक आइलैंड दे दिया, ऐसे नहीं है। पर यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कंपल्शन था, मजबूरी थी उनकी। Had the UK been truly magnanimous, it would have also handed back the Diego Garcia military base to Mauritius। अगर इतना ही उदार होता यूके, इतना ही दयालु होता यूके, तो वो डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस भी मॉरिशस को दे देता, वो आइलैंड भी दे देता, which it gave to the US as far back as 1966 via an exchange of notes। जो कि यूके ने यूएस को दिया था 1966 में एक्सचेंज ऑफ नोट्स के जरिए से। और एक्सचेंज ऑफ नोट्स क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ नोट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि लोकल प्राइवेट लॉ कॉन्ट्रैक्ट की समानताएं होती हैं, उसी तरह का एक ये नोट होता है, ठीक है। साइटिंग its commitment to safeguarding global security and averting threats to peace in the Indian Ocean region। बोल रहे हैं, और ये हवाला देते हुए उन्होंने काम किया था कि भाई ये सेफ गार्ड करना चाहते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी को, दुनिया भर की सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने का इनका कमिटमेंट है, और एवर्टिंग थ्रेट्स टू पीस, और जो भी शांति को थ्रेट हो रहे हैं उनको ये दूर करना चाहते हैं, कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन में। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट होगा क्यू स्टेटमेंट, जहां पे यूके के जो फैसला आया है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट, देखो क्यू स्टेटमेंट फर्स्ट कहां पर है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। और ऑप्शन यानी कि ए और ऑप्शन डी जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद में आएगा कि ये इन्होंने जनरॉसिटी दिखाई है, तो ये इनकी जनरॉसिटी नहीं है, कंपल्शन है। अगर ये इतने ही जनरस होते, इतने ही उदार होते, तो ये दूसरा आइलैंड भी दे देते मॉरिशस को, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। तो क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट, आर हमारा है सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद आएगा पी स्टेटमेंट। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये इतना ज्यादा जो रोज टिंटेड ग्लासेस वेयर करते हैं, यानी कि जो लोग केवल इसमें अच्छाई देखते हैं कि यूके ने इतना बड़ा काम कर दिया, यूके इतना अच्छा है, तो उन लोगों के लिए ये स्पष्ट हो जाता है कि यूके यूएस अलायंस जो है वो इस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट आइलैंड को कभी भी त्यागेंगे नहीं, ठीक है। साइटिंग क्या कहते हुए, ये कहते हुए कि हम यहाँ पे जो इंडियन ओशन रीजन है उसमें कोई भी अगर शांति को खतरा होगा तो हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे, और हम ग्लोबल सिक्योरिटी के प्रति समर्पित हैं, ये कहते हुए। ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, यानी कि ये उनकी हिपोक्रेसी को दर्शाता है। ऑप्शन क्यू आर पी एस, क्यू आर पी एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कन्वर्सेशन इज इंडीड द डैश टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। तो कॉन्वर्जेशन जो है, बातचीत का जो तरीका है, वो यकीनन सबसे ज्यादा टीचेबल फॉर्म ऑफ आर्ट है, ठीक है।
ऑफ ऑल आर्ट्स, जितनी भी आर्ट्स हैं उनके सबसे ज़्यादा टीचेबल हो सकता है, सबसे बेस्ट टीचेबल हो सकता है, किस तरीके की टीचिंग्स यहाँ पे मिल रही हैं उसके बारे में बात की जा रही है। मोस्ट इजीली टॉट हो सकता है। ऑल यू नीड टू डू in order to become a good conversationalist is to find a dash that interests you। बोल रहे हैं आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए, कॉन्वर्जेशनलिस्ट होने के लिए एक ऐसा चीज ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो ऐसा टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, ऐसा सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। एंड योर लिसनर्स, और आपके लिसनर्स जो आपके सुनने वाले हैं उनको भी ये इंटरेस्टिंग लगे। बट the important thing is that you must talk about the other dash हॉबी rather than your own। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप दूसरे व्यक्ति की हॉबी के बारे में भी बात करें बजाय कि अपने। अब होता क्या है, कई बार हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी के साथ हम बातचीत करते हैं, आप किसी को अपनी समस्या बता रहे हो और वो आपको अपनी समस्या सुनाने लग जाए कि अरे मेरी बुआ के फूफे के फलाने के साथ भी ऐसे ही हुआ था, उसने ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, तो मैंने उसको ये सजेशन दिया। आप उसको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, आप चाहते कि वो सुने, ठीक है। तो ऐसे बंदे के साथ आप बात करना नहीं प्रेफर करोगे, राइट, कि मेरी परेशानी तो सुनता नहीं है, हमेशा अपने पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदारों को ले आके बात करता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरे की बात भी सुनो, केवल अपनी अपनी ना बोले जाओ। Therein lies the secret of your dash। तो इसी में सीक्रेट छुपा है आपकी डैश का, आपकी कॉन्वर्जेशन का छुपा हो सकता है, आपकी टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द थिंग्स दैट इंटरेस्ट देम। अपने दोस्तों से उन चीज़ों के बारे में बातचीत करो जिनके बारे में उनको इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड यू विल गेट अ रेपुटेशन फॉर गुड फेलो, और आपकी ऐसी छवि बन जाएगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका बहुत चार्मिंग ह्यूमर है, विट है, और आपका ब्रिलियंट माइंड है, आपका दिमाग बहुत अच्छा है। देयर इज नथिंग दैट डैश पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। तो कोई भी चीज़ लोगों को और ज़्यादा उत्तेजित नहीं करती या इंटरेस्टिंग नहीं लगती जितना कि ये जानना कि आपको भी उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। Conversation is indeed the dash teachable of all arts, more easily, most easily, more likely। तो यहाँ पे वो ज़्यादा आसानी से सिखाई जा सकती है, यानी कि सबसे जितनी भी फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हैं उनमें से सबसे बेहतर तरीके से यही सिखाई जा सकती है, यानी कि मोस्ट इजीली टीचेबल फॉर्म ऑफ ऑल आर्ट्स इज करेक्ट। All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a dash that interests you and your listeners। लग्जरी फाइंड करनी है, कुछ ऐसा हाईफाई चीज फाइंड करनी है, लग्जरी विलासिता वाली चीज तो नहीं फाइंड करनी। सब्जेक्ट टॉपिक की बात करें ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिजल्ट नतीजा, तो वो तो कन्वर्सेशन का नतीजा क्या निकलेगा वो अलग चीज, आप उसको पहले तो फाइंड नहीं कर सकते। क्रेडिट मतलब कि किसी को श्रेय देना, तो यहाँ पे श्रेय देने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर डैश हॉबी रादर देन योर ओन। अदर वर्कर्स, दूसरे मजदूरों की हॉबीज के बारे में, काम करने वाले सहयोगियों की हॉबीज के बारे में पूछना, काम करने वाले सहयोगियों के साथ में आपने करना है, उनकी हॉबी के बारे में बात करनी है, विक्टिम्स के बारे में बात करनी है, सेल्फ के बारे में। अदर फेलोज की बात कर रहे हैं, दूसरे जो आपके सहयोगी हैं, साथ में जो भी बैठे हुए हैं, उनके भी हॉबीज के बारे में बात करो, केवल अपने बारे में नहीं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर डैश, ऑफ योर इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी मतलब क्या होता है कि आप कितने विवेकहीन है, आप में बात करने की समझ नहीं है, उस चीज का सीक्रेट है। उस चीज का सीक्रेट थोड़ी होता है, वो तो सब जग जाहिर होता है कि भाई ये बड़ा नासमझ व्यक्ति है। ओडेसिटी मतलब दुस्साहस। कैपेसिटी मतलब क्षमता, और पॉपुलैरिटी मतलब आपकी प्रसिद्धि का सीक्रेट होगा ये। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। There is nothing that dash people so much as your interest in their interest। There is nothing dash, nothing advances। तो एडवांसेस मतलब आगे वृद्धि करना। प्लीजेस ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को अच्छा लगे, बजाय ये इसके अलावा कि आपको उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है। सो ऑप्शन बी प्लीजेस इज करेक्ट। बिल गेट्स फॉर्च्यून वॉज बिक्वेथेड फॉर द ओल्ड एज होम। बिक्वेथेड मतलब किसी को दान दे देना, राइट, किसी दूसरे को अपनी जो भी जमा पूंजी है वो उनके बुढ़ापे के लिए दे देना। सो जो बिल गेट्स का पूरी दुनिया भर की, जो उनकी पूरे जीवन भर की कमाई थी, वो उन्होंने ओल्ड एज होम्स में दान कर दी। तो बिक्वेथेड
टू होता है ना कि फॉर होएगा, bequeathed टू द ओल्ड एज होम, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत युवा है लेकिन आपको बहुत ज्यादा चीजों की बहुत ज्यादा मेच्योरिटी है, बहुत ज्यादा समझ है। ठीक है, बोलते हैं इतनी सी उम्र में यार उसमें इतना ज्ञान है, इतना छोटा सा बच्चा है लेकिन उसकी समझ बहुत बड़ी है, फिर बड़ों जैसी बातें करता है। दैट मीन्स एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, अ पर्सन हु इज स्लो एट अंडरस्टैंडिंग, नो, अ यंग पर्सन हु एक्ट्स और स्पीक्स लाइक एन ओल्डर पर्सन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The small size of his store makes it impossible for him to stock all the items. Makes it impossible. जो छोटा साइज है उनके स्टोर का, उसकी वजह से उनके स्टॉक करना, आइटम स्टॉक करना उनके लिए बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई वुड लाइक टू रीच द डैश ऑफ माउंट एवरेस्ट, उसकी पीक पर पहुंचना है। पीक मतलब चोटी, ठीक है, तो चोटी के स्पेलिंग होते हैं PEAK, पीक, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं पीक। पाइक मतलब भाला जो होता है, पीक मतलब झांकना, पिक मतलब उठाना, चुनना, उठाना, सो ऑप्शन सी पीक इज करेक्ट। The meeting was brought to a dash conclusion, rapid, rapid का synonym, rapid का मतलब तुरंत, जल्द ही, ठीक है, तेजी से। तो hasty, hasty का मतलब होता है आनन फानन में किया गया, जल्दबाजी में किया गया। परवियस, परवियस का मतलब होता है छिद्रपूर्ण, यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे छेदों वाला। ग्राइम, ग्राइम मतलब गंभीर, और स्टबन मतलब हठी। तो यहाँ पे जल्दबाजी में लिया गया फैसला है ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Professor Singh is not in the office today. I ask you try call him tomorrow. तो प्रोफेसर सिंह अभी ऑफिस में नहीं है, तो मैं तुमसे बोल रही हूँ कि तुम उनको कल कॉल करना। तो आई आस्क्ड यू टू कॉल हिम टुमारो, नहीं। आई एम सजेस्टिंग यू टू कॉलिंग हिम टुमारो, आस्क यू टू ट्राई कॉल्ड, कॉल्ड मतलब पास्ट की घटना है, तो टुमारो तो पास्ट में नहीं होगा ना, और आस्क्ड भी पास्ट में बात होगी, यानी कि टुमारो के लिए तो कल होएगा, मतलब वो फ्यूचर की बात है। सजेस्ट यू टू ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो, तो यहाँ पे क्या आएगा, सजेस्ट यू टू ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The minister ordered the engineers to build roads through high mountains and bridges across deep ravines in a week. बोल रहे हैं कि जो मिनिस्टर है उसने इंजीनियर्स को ऑर्डर किया कि वो रोड बनाए जल्द से जल्द हाई माउंटेन्स के बीच में, ब्रिजेस के बीच में, और डीप गहरी खाइयों के बीच में। रेवाइंस क्या होता है, रेवेंस जो है छोटी सी नैरो सी खाई टाइप ही होती है, वैली, जिसके दोनों तरफ जो चट्टाने हैं, पहाड़ियां हैं, वो बहुत ज्यादा स्टीप होती हैं, ठीक है, खड़ी पहाड़ियां होती हैं, और ये बहुत लंबा नहीं होता है, कैनियन की तरह इतनी लंबी चट्टानों की श्रृंखला नहीं होती, छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, द मिनिस्टर के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। क्या होते हैं मंत्री जी के स्पेलिंग, मिनिस्टर, मिनिस्टर, ठीक है, सो ऑप्शन ए की स्पेलिंग एरर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एनकाउंटर मेड द ऑडियंस स्क्वम, स्क्वम का मतलब होता है उनमें घबराहट दिखना, तो बोल रहे हैं जो ये घटना हुई उससे पूरी ऑडियंस जो है वो घबरा गई। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट है स्पीक मतलब बोलना, तो बोलने का और घबराने का रिलेशन नहीं है। चैट मतलब बातचीत करना, प्रे मतलब प्रार्थना करना, और रिलैक्स मतलब आराम करना। तो रिलैक्स, एक तो आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, दूसरा आप आराम कर रहे हो, सो ऑप्शन डी क्या है इसका, एंटोनिम है। अ वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब होता है बिना कोई नतीजे वाली खोजबीन करना, तलाश करना, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रूटफुल सर्च, फ्रूटफुल सर्च नहीं होगा, फ्रूटलेस होगा। ऑन अ हंट, शिकार पे जाना, फ्रूटलेस सर्च, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द पोएट वॉज लॉस्ट इन अ रेवरी, रेवरी का मतलब क्या होता है, एक ख्याली दुनिया में खो जाना, ठीक है, डे ड्रीम करना। फैंटेसी, फैंटेसी होता है कल्पना, डे ड्रीम यानी कि ख्याली दुनिया। रियलिटी हकीकत। ट्रांस, ट्रांस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको कुछ एहसास नहीं होता है, कैसे आप स्थिति में पहुंच जाते हैं। जैसे कि कई बार हम घोस्ट मूवीज देखते हैं तो उसमें उसके अंदर किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई आत्मा आ जाए तो वो ट्रांस जैसी स्थिति में हो जाता है, उसको आसपास में क्या हो रहा है उसको पता नहीं होता, और वो घोस्ट की तरह एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि उस घोस्ट ने उसको ओवरकम कर लिया होता है। वो होता है ट्रांस की स्टेट, ठीक है, कि आपकी बॉडी वहां पे प्रेजेंट है बट आप खुद वहां पे प्रेजेंट नहीं है।
सो रेवरी यानी कि डे ड्रीम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है इसका, तो एंटोनिम बताना, ये तो सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या होगा इसका? हकीकत, ख्याली की दुनिया में या फिर हकीकत। सो ऑप्शन सी रियलिटी इज करेक्ट। He scores good marks in exams as he is quite meticulous. Meticulous का मतलब होता है सावधान। सिनोनिम बताना है। केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान। सिलेक्टिव मतलब कुछ चुनने में, मतलब चीजें बहुत चूजी है। इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है। और लेजी, आलसी है। तो यहाँ पे वो क्या है? सावधान है, केयरफुल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। When the famous businessman faced a huge loss in his business, no one expressed sympathy. अब 4 सेगमेंट में डिवाइडेड किया गया है, जहां पे एरर है स्पेलिंग में वो बताना है हमें। तो सिंपथी SY होता है, SYMPATHY, सिंपथी। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी में एरर है। द गर्ल tried to alleviate her brother's problem. alleviate का मतलब कम करना, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? increase मतलब बढ़ाना, वर्सन मतलब और ज्यादा गंभीर करना, रिड्यूस मतलब कम करना, सोअर मतलब कि ऊंचा उठना। तो यहाँ पे वो कम करने की कोशिश कर रही थी, रिड्यूस करने की कोशिश कर